बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सेल शो के साथ एज़ यूजुअल रिमशा और हसन बेग हाज़िर। आज हमने जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए तरतीब दी है वो बुनियादी तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है फॉर द डेस्टिट्यूट, फॉर द पुअर वीमेन ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली तो ये एक सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है। आप लोगों को याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद हो गई दिसंबर 2007 में, और उसके बाद जो इलेक्शन हुए, थोड़े इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे, और उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई। जब हुकूमत में आई तो जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने ये प्रोग्राम शुरू किया बेनज़ीर के नाम का। बहुत सारे इदारे बनाए, उनमें एक अच्छा प्रोग्राम भी उसमें शामिल था जो कि बुनियादी तौर पे ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि हमारे दूर दराज के इलाके में स्पेशली देहात में गो के उन तक पता नहीं कितना कोई बेनिफिशरीज़ अभी हैं डेफिनेटली हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन शहर में भी बहुत सारी ख़वातीन डिज़र्विंग होती हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट पावर्टी। तो इस सिलसिले में बुनियादी तौर पे 2008 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, और इसका इब्तदाइया जो है वो रखा गया था। उस वक्त मेरा ख़्याल है 800,000 रुपया शुरू में देते थे, और उसके बाद 1000 से फिर बढ़ता बढ़ता अब तकरीबन ये पहुंच चुका है 10,500 पे। बहरहाल इस पे बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स भी हैं, मतलब इसके हक़ में भी बहुत सारी दलीलें हैं और इसके ख़िलाफ़ भी दलीलें पाई जाती हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हुए हैं, और हम इसी चीज़ को आज डिस्कस करने के लिए कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसकी फ़ंडिंग के ज़राए क्या हैं, और ये अभी तक कौन कौन से इनिशिएटिव ले चुका है और ले रहा है, कितने बेनिफिशरीज़ हैं और पाकिस्तान में, और इसका ओवरऑल रोल क्या है हमारी यानी मुल्क को देखें या सोसाइटी को देखें या मुआशरे को देखें तो कितना बड़ा पॉजिटिव रोल ये प्ले कर रहा है। तो आज एज़ यूजुअल रिमशा हमारे साथ है। रिमशा से पूछते हैं कि ये तो बेनिफिशरी नहीं है उसकी, आप तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, शुक्रिया। तो वाकई आपने सही बात की है कि बहुत अच्छा है। ये स्टार्टिंग में 800 से शुरू हुआ था, जब इसके उसको एलिजिबिलिटी कहा जाता है कि 6000 से कम जिनकी पर मंथ इनकम है उनके लिए। तो अभी तो ये बढ़ा के इन्होंने 25,000 की एलिजिबिलिटी कर दी है कि 25 से कम जिसकी इनकम है मंथली तो उनको ये पे कर रहे हैं। हाँ, ज़ाहिर है वो मेरा ख़्याल है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बुनियादी तौर पे एक नेक मकसद के लिए शुरू किया गया, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। और इस पे आपको पता है कि बड़ा अफसोस होता है, वैसे इस नाम पे भी बहुत सारा यानी इख्तलाफ होते रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो समझती थी कि बेनज़ीर का नाम हर जगह जाएगा तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा पॉलिटिकली, और इसी तरीके से जब खान साहब आए, ये बात है तो सच है कि बेनज़ीर के नाम से ही फ़ायदा है। हाँ, लेकिन देखें अब अगर जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे आज भी उनके जहाज़, उनकी इमारतें वो चल रही हूँ, वाशिंगटन डीसी हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बेसिकली लोग जो होते हैं वो काउंट करते हैं। मैं समझता हूँ कि क़ायद आज़म का नाम हर जगह पे इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो फाउंडर है, उसने एक मुल्क बनाया है। इसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो ने, मोहतरमा ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए यहाँ पे स्पेशली डेमोक्रेसी के लिए बहुत स्ट्रगल की है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्ट्रगल तो उनके वालिद से शुरू हो रहा है, भुट्टो साहब से। कराची में तो आज भी, सिंध में तो आज भी कहा जाता है जिस तरह कि लाइक भुट्टो जिंदा है, आज भी उनका नारा है। मेरा ख्याल है कि वो जो शहीद होता है तो वो कहते हैं कि वो ज़िंदा होता है, तो इस लिहाज से भुट्टो साहब के बारे में भी कहते हैं कि वो बेसिकली उनको जो भी, अब तो वर्डिक्ट भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि वो शहीद है, और इसी तरीके से बेनज़ीर साहिबा को भी कहा जाता है वो शहीद है। अगर कोई शहीद है तो फिर वो ज़िंदा है। ज़िंदा कैसे होता है? ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। ज़िंदा ऐसे होता है कि वो, उसका नाम चलता है, उसकी वजह से लोग इंस्पायर होते हैं। अब अब्दुल सत्तार ईधी का नाम लेंगे तो मेरी नज़र में वो भी ज़िंदा है, क्योंकि उसके नाम पे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, उसके नाम से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उस इदारों से फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा वो था। तो बहरहाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने
वो छोटी बच्ची थी जब उसके वालिद के साथ हादसात पेश आए और माशाल्लाह लगा, लेकिन उसने बड़ी स्ट्रगल की, सच्ची बात ये है। और दुनिया में उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम भी आगे गया, क्योंकि वो पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी मुस्लिम वर्ल्ड की और यंगेस्ट थी, और उन्होंने जो है ना बहुत कुछ किया अपने दौर में जितना कर सकती थी। लेकिन हम कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसके नाम पे अगर एक अच्छा इदारा बना है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए असूलन, लेकिन वो नाम पे ले दे फिर इसी वजह से यानी यहाँ पे पॉलिटिक्स घुस जाती है। पॉलिटिक्स घुस मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक दौर में सोचा, गो के उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन उन्होंने सोचा ज़रूर कि ये तो इनको फ़ायदा हो रहा है। अब ख़ान साहब आए तो ख़ान साहब ने भी इसको कोई एहसास प्रोग्राम के नाम से, अपने नाम से नहीं किया, एहसास प्रोग्राम के नाम से उसने शुरू किया और कहा कि ये बेसिकली पॉवर्टी एलिविएशन का प्रोग्राम होगा, और मिनिस्ट्री बनाई। गो कि फिर अगेन उनके राह में भी वही चीज़ आड़े आई कि बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क में बड़ी स्ट्रगल की है तो उसका नाम ना चेंज किया जाए, क्योंकि उस पर ले दे हो रही थी। बहरहाल BISP या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम जो है वो एज़ इट इज़ है, गो के उसके ऊपर जो है ना मिनिस्ट्री बन गई, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, यानी गुर्बत मुकाओ के लिए एक हमारे यहाँ मिनिस्ट्री है। और अब पता नहीं गुर्बत जिस तरीके से ये अप्रोच हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, तो क्या गुर्बत ख़त्म हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ये देखने की बात है। सर गुर्बत मिटाओ या गरीब को मिटा दो? हाँ, गरीब को मिटा दो, ये आपने ज़्यादा अच्छी बात की है कि यहाँ पे तो लगता है ऐसे है बज़ाहिर के जो पॉलिसीज़ हैं उससे तो गरीब ही ख़त्म हो रहा है, गुर्बत नहीं ख़त्म हो रही। देखें ना आप, अब जैसा गुर्बत कहाँ मिट रही है, लोग गुर्बत की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक हिम्मत चाहिए होती है इंसान को अपनी खुद की जान लेने के लिए। बिल्कुल सही है। तो गरीबी का पहिया इस कदर घूमा हुआ है कि इंसान अपने ही सोचता। ये सही बात है। और दूसरा ये है कि इस प्रोग्राम के हवाले से इसके अगराज़ व मकासद जो है वो बुनियादी तौर पे तो वर्ल्ड ओवर ये चलता है कि सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप किसी भी वेलफेयर स्टेट में चले जाएं या वेलफेयर स्टेट ना भी हो, अमेरिका जैसी रियासत में भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो सोशल प्रोटेक्शन के होते हैं, चाहे प्राइवेट पार्टीज़ के थ्रू, आउटसोर्सिंग के थ्रू चल रहे हों। अभी आप ये मिसाल ले सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वेलफेयर स्टेट्स काउंट होती हैं वो जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये वो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं जिन्होंने एक मिसाल पैदा की है। वैसे तो कनाडा भी उसी ज़मरे में आता है, यूनाइटेड किंगडम, UK जो है वो भी इसी उसमें है, पूरा यूरोप है, बहुत सारे यानी वो हैं, हर जगह पे ये प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो गरीब की चूँकि रियासत का ज़ाहिर है, रियासत में कौन होते हैं, रियासत में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि वहाँ की आबादी होती है, लोग होते हैं, और वहाँ पे एक कोई गवर्नमेंट होती है जो यानी इंतज़ाम संभाल के बैठी होती है, और तीसरा ये है कि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हर गवर्नमेंट का मकसद तो यही होता है कि आवाम की भलाई के लिए करना है। आवाम की भलाई के लिए कुछ करना है तो फिर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स आते हैं, और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम चल रहा है, कामयाबी से चल रहा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऐड भी हुई हैं। मतलब इसको सिर्फ वो जो सिंपली था कि लोगों को रहने के लिए या खाने पीने के लिए एक गरीब आदमी के लिए 800,000 रुपया दिया जाए, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें बहुत सारे और भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हैं उनके बच्चे अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो उनको वज़ाइफ शुरू किए गए हैं। ये एक बड़ा बिल्कुल, ये इनिशिएटिव्स है ना, उनके 4 इनिशिएटिव्स जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उनमें आए हैं। जी जी। तो जिनमें एक तो उन्होंने वसीला हक के रखा जिसमें एम्पावरमेंट दी फीमेल्स के लिए। बिल्कुल ठीक। दूसरा उन्होंने रखा था वसीला रोज़गार, जिसके अंदर उन्होंने प्रोफेशनल 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू की, ठीक है, स्किल देनी शुरू। बिल्कुल। और वसीला सेहत में बेसिक हेल्थ नीड्स को पूरा किया, और वसीला तालीम में एजुकेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने शुरू की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू। और अभी आपको पता है कि यहाँ पे ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं या ये जो बारिशें हैं या सैलाब हैं या ये वाली जो उसके हवाले से ग्रीन इनिशिएटिव भी इन्होंने शुरू किया हुआ है, यानी दरख्त लगाने का प्रोग्राम भी वो उसमें शामिल है। और इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम रोज़ आते रहते हैं। मैं यानी आज से 2 साल
पहले तक मैं डायरेक्टर जनरल था नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हमने भी एक मुआहदा किया था। ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, कोई ऑलमोस्ट 2.5 से 3.25 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जा सकते या जाते नहीं हैं, उनके लिए फिर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, उस वक्त हमारे मिनिस्टर होते थे शफ़क़त महमूद साहब, बिल्कुल। एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनकी निगरानी में हमने फिर NCHD ने, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने, और BISP ने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने, हमने बैठ के बाकायदा एग्रीमेंट किया, जिसके थ्रू आज भी ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी स्कूल से बाहर जो हैं, उनको एनरोल करने के लिए, उनको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए उनका पूरा सर्वे प्रोग्राम, और ये भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने उसको स्पॉन्सर किया। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो ये जैसा भी लेते हैं। आपने बताया कि 2 से 2.5 करोड़ के बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो क्या इस प्रोग्राम के ज़रिए वो 2-2.5 करोड़ बच्चे इनरोल हो चुके थे या नहीं हुए? नहीं, वो तो अभी इब्तदा हुई। वो आपको पता है वो एक सोशल इमरजेंसी भी है, एजुकेशन इमरजेंसी होनी चाहिए। हमारी कौम, आपको पता है, बमुश्किल 60-61% जो है ना पढ़ी लिखी है, तो उसमें ज़ाहिर है गरीब बच्चा जो वर्कशॉप पे जाके काम करता है, जो माँ बाप के लिए कुछ वो करके लाता है, तो यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे इतनी गुर्बत है, तो वो बच्चे गरीब जाते ही नहीं हैं, स्कूल ही नहीं जाते। अच्छा, कुछ बच्चे वो होते हैं जो किसी और धंधे में पड़ जाते हैं, नशई हो जाते हैं, क्योंकि गुर्बत के बहुत सारे, गुर्बत एक लानत है बुनियादी तौर पे, और उस लानत को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ, सब कुछ तो नहीं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है इन अ वे कि जैसे जो आप बता रही थी कि ये किफ़ालत का प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा NCHD के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए कर रही है। इसी तरह बैगर्स के लिए एक ज़माने में इनिशिएटिव लिया हुआ था, और इसी ये ग्रीन इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो बहुत सारे यानी इनिशिएटिव जो है वो BISP ने लिए हुए हैं, और ये एक आपको अंदाज़ा है कि ये स्टार्ट तो हुआ था मेरा ख्याल है 100 मिलियन से, और यानी 10 करोड़ से, और 2008 में, और अब जो है ये तकरीबन कितना, कोई 600 बिलियन का प्रोग्राम बन चुका है। मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम है जिसके लिए इतना बड़ी अमाउंट रखी जाती है, और आलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर पाकिस्तान है, और हर जगह पे एनरोलमेंट होती रहती है। तो ये एक इतना, यानी इसके फंडिंग के ज़राए भी डिफरेंट हैं। एक तो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है मेनली फंडिंग करती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सर वो भी कर देखें, रहे इस होते हैं। BISP का जो नेशनल फंडिंग का और वो स्पेंडिंग अमाउंट है उनकी, वो हमारा 0.3% JDP है पाकिस्तान का। तो ये 0.3% JDP पाकिस्तान का, ये गवर्नमेंट इनको कैसे सपोर्ट कर पाती है, जब हमारी गवर्नमेंट तो हर वक्त IMF के कर्ज़ों के लिए रोती रहती है और डिफरेंट टैक्सेस के लिए रोती रहती है? वो आपको पता है कि IMF के साथ जो हमारे लोन प्रोग्राम भी चलते हैं, उसमें भी ये डिस्कशन भी आती रहती है कि यहाँ पे चूँकि गरीब लोग हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमने करना है। तो IMF के साथ जो भी प्रोग्राम चलते हैं, हमारे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के प्रोग्राम चलते हैं ज़्यादा, और उसमें भी पावर्टी एलिविएशन का प्रोग्राम भी पाकिस्तान में चले हैं, जो कि इसको पावर्टी को एलिविएट किया जाए। अब तो बड़े अरसे से पावर्टी एलिविएशन का कोई प्रोग्राम IMF से नहीं आ रहा, ज़्यादातर प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हैं, मीनिंग देयर बाई कि आपने जो यानी यहाँ के बजट डेफिसिट्स हैं, और जो हमारे कर्ज़े हैं, और जो हमारे कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए किया जाता है। लेकिन दरमियान में कहीं कहीं वहाँ ये डिस्कशन ज़रूर रहती है कि जी हमारे इतने सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, इनके बाकायदा यानी वो आता रहता है। अब तो बिलो पॉवर्टी लाइन एक ज़माने में 14-15% होते थे पाकिस्तानी, अब बढ़ते बढ़ते 50% आलमोस्ट इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब, दूसरा मतलब जो सादा अल्फाज में है, वो ये है कि 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती। तो इस लिहाज से ये IMF का प्रोग्राम जो है, उसमें भी ये डिस्कशन चलती रहती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। और मैंने वर्ल्ड ओवर देखा है कि इस तरह के प्रोग्राम जहाँ जहाँ भी चलते रहते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। गो कि इसमें भी बड़े लूप होल्स हैं। लूप होल्स इस सेंस में हैं कि हमारी जो
बूढ़ी, बेवाएँ, अनपढ़ ख़वातीन हैं जिनके लिए ये प्रोग्राम है, वो गरीब, आपको पता है कि मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए गए कि कैसे इनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि वो जो डिसबर्समेंट होती है, जब यानी कैश ट्रांसफ़र होता है या उनको पैसे मिलते हैं, वो एक अलहदा रैकेट्स बन गए। ये तो वो मुल्क है जहाँ पे यानी बेगरी भी एक प्रोफेशन बन चुकी है। सर वो तो वो वो सबसे जो है ना इधर बड़ी, कहते हैं ना सही प्रोफेशनल किस्म का तबका है वो लोग। हाँ जी। सर वैसे एक बात है बीएसआईपी की, आपने कभी नहीं सुना होगा कि लोगों के लिए लोगों से फंड्स मांग रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जैसा नहीं नहीं बाकी वो आवाम के नहीं लिए नहीं होता है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं असल में बताना ये चाह रहा था नाजरीन के लिए कि इन लोगों को बल्कि पता है इस बात का कि हुआ क्या है। होता ये था कि शुरू में वो कहते जी सेंटर बने हुए हैं, वहाँ से जाके पैसे लें, और वहाँ पे एक कोई वो बंदा जो यानी एजेंट हर जगह पे होते हैं, जादूगर किस्म का बंदा, वो खड़ा, वो जो चालाक होता था, वो ख़वातीन को कहता आ जाओ मैं आपको दिलवाता हूँ। उन गरीबों को पता ही नहीं था 500 मिलने हैं, कितने मिलने हैं, तो उनको तो इतना भी पता नहीं था, वो रजिस्टर्ड थी सिर्फ। तो करते क्या थे कि 1000 रुपया मिलता है, 500 अपनी जेब में और 500 उसको। वो ये तो गरीब हमारा 500 फ़र्ज़ पे है भी ना, खुश हो जाती थी ये तो वो। हमारा फ़र्ज़ है पाकिस्तानियों का। एग्जैक्टली तो होता ये था कि उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता 100-200 रुपए पे आ गए जी, 800 उनको मिल गए, और अवेयरनेस थोड़ी शुरू हुई। उस अवेयरनेस के नतीजे में होते होते इन्होंने कहा कि प्रोग्राम ऐसा शुरू किया जाए कि किसी तरीके से ये एक्सप्लाइटर्स को इधर उधर किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा, तो बीआईएसपी वालों ने क्या किया कि फिर एटीएम्स लेके आए कि जी बैंक के थ्रू जो है ना ये डिसबर्समेंट होगी और उसमें एटीएम इस्तेमाल होगा। अच्छा, जब एटीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ तो वहाँ पे भी इश्यूज़ आने शुरू हो गए। वो कैसे आने शुरू हो गए कि अब अकाउंट एक खुला हुआ है उस गरीब खातून का, उसके नाम पे जो है ना अकाउंट है, उसमें से उसको एटीएम दे दिया गया। पहले तो एटीएम जब उनको मिल रहा था तो उस वक्त भी वो एक्सप्लाइटर क्या करते थे, वो कहते थे आपको एटीएम दिलवाते हैं, आप हमें 2000 रुपये देंगी। तो वो मान जाती थी, ज़ाहिर है वो क्या करती। अच्छा, फिर जब एटीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, अब अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इस्लामाबाद जैसे शहर में आप जब एटीएम इस्तेमाल करने जाएं तो वहाँ एक दो बंदे आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो कोई घंटा लगा देते हैं वहाँ पे, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है, नहीं समझ एटीएम को समझ नहीं आती। वो ट्राइयाँ कर रहे होते हैं, फिर वो किसी को कहते हैं कि जी ये मशीन ख़राब है, या वो कहते हैं नहीं जी एटीएम, तो वो फिर गरीब अपना कोड छोड़ देते हैं, तो वो इस्तेमाल। यानी यहाँ पे इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर ये इश्यूज़ हैं तो आप ये सोचें कि डीजी खान, राजनपुर या शिकारपुर या यानी ऐसे दूर दराज इलाके जो हैं, डेरा इस्माइल खान, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, ज़ाहिर है यही हो रहा था। तो वो दरमियान में लोग जाते थे और वो जाके उसको एटीएम को इस्तेमाल करने के लिए उनसे कोड लेते थे और वो इस्तेमाल करते थे उसका। फिर ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता होते होते एटीएम कोड के का भी इस्तेमाल जो है मिसयूज़ इतना शुरू हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोचा, बीआईएसपी वालों ने सोचा कि कोई और तरीका करते हैं। फिर वो नेक्स्ट लेवल पे आए। नेक्स्ट लेवल ये था कि उन्होंने कहा बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, जो खातून जाएगी वो बायोमेट्रिक करवाएगी तो वो वेरीफाई होगा, तो फिर जाके पैसे मिलेंगे। अच्छा, वहाँ पे भी इशू शुरू हो गए। मैं ऐसे वहाँ भी पे क्या इशू हो गया? अच्छा, वहाँ पे मैं बताता हूँ। मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं है इस वजह से, तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इतनी खास। अच्छा, मैं वही बता रहा था नाजरीन के लिए, लोगों को वैसे पता है इस बात का। वो बायोमेट्रिक जब शुरू हुआ, आपको पता है कि बायोमेट्रिक के लिए जो है ना उन्होंने वो मशीनें दे दी किसको, टेलकोज को। ये टेलीफोन वाले वो है ना हर जगह पे जी, बूस्ट जो है। अच्छा, ये अब टेलीनार का ऑफिस है फ़र्ज़ किया, जैज़ का है, यू फ़ोन वालों का है, तो वहाँ पे वो जो डीलर्स बैठे हुए थे उनको उन्होंने वो दे दिया, एक्सेस दे दी। अब वो ख़वातीन जो है वो उन सेंटर्स पे जाती थी और बायोमेट्रिक के लिए उस मशीन में अपना अंगूठा उन्होंने वो करना है, और वहाँ पे धंधा शुरू हो गया। धंधा कैसे शुरू हो गया? पहले तो वो सिर्फ यानी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी उस सर्विस के पैसे ले रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि लोगों से भी लेना शुरू कर दिया। उस खातून को कहें आपको 5000 रुपये मिल रहे हैं तो इसमें से 500 मेरे हैं। वो गरीब कहती थी ठीक है 500 1000 रुपया दे दो, मुझे तो कुछ मिल रहा है, क्योंकि उसने गरीब। अच्छा, इसको
जब ये वाला स्कैंडल अनअर्थ हुआ, एक और इसमें प्रॉब्लम आया। इस दौरान भी मैंने ये इतना सुना था कि अक्सर कहते थे अंगूठा लगवा लेते थे, पैसे नहीं उस टाइम देते थे कि अगर आपके आए नहीं है तो बाद में जाके Exactly. कंप्लेन करें तो वो कहते थे आपने तो कैश करवा लिए हैं। अच्छा, एग्जैक्टली यही हुआ है। हुआ ये कि वो बायोमेट्रिक का एक और स्कैंडल मेरे सामने आया। वो स्कैंडल ये था कि आप जो है कोई पता नहीं नादरा के ऑफिस से या नादरा के यानी उस ऐप में जाके उसका जो अंगूठा है वो एज इट इज़ लोग जो है वो उसका प्रिंट निकाल लेते थे और उसी को इस्तेमाल करते थे। आपको पता है कि लोगों को, ख़वातीन को पता ही नहीं होता था कि वो गई नहीं, उन्होंने बायोमेट्रिक, उन्होंने जाके शिकायतें शुरू की सेंटर पे कि जी मेरे पैसे नहीं आए। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपके तो पैसे गए हुए हैं। ये बिलियंस का खाता था, यानी ये नहीं है कि कोई 2-4 लाख की बात हो रही है। तो उसके बाद अब ये जो टेलीफोन कंपनी है इनको इन्होंने फारिग कर दिया। इन्होंने कहा कि ये तो बड़े एक्सप्लॉइटर्स हैं। और आपको पता है ये जो बायोमेट्रिक वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बोगस सिम्स हैं उनको इशू करने के लिए भी इस्तेमाल हुई, जहाँ पे टेररिज्म का इशू बहुत बड़ा खड़ा हो गया कि जी किसी के नाम पे है और उसका अंगूठा भी लगा हुआ है, वेरीफाइड है, किधर से वेरीफाई हो गया। पता चला कि जी ये वो वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ, BISP के एक्सप्लॉइटर्स जो है ना वो वही वो वाला काम भी कर रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ पकड़ना शुरू किया। अब खैर आपको पता ही है दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो हो रहा है। बहरहाल मकसद ये है कि ये एक ऐसी कौम है, समझ नहीं आता, गरीब आदमी जो है वो उसको लूटा जा रहा है। गरीब खातून हम बहुत टैलेंटेड है लेकिन हम अपना टैलेंट हमेशा नेगेटिविटी में इस्तेमाल करते हैं। यही बात है ना। मेरा ख्याल है कि हमारी कौम को एक ज़रूरत है इस बात की कि हम कोई पता नहीं रियासत ने हमें जो सबक देना था, रियासत ने तो शायद सबक दिया भी हो लेकिन उन पे भी कोताही होगी। हकीकत बात ये है कि गुर्बत एक बहुत बड़ी लानत है। मैं समझता हूँ कि ये जो थर्ड वर्ल्ड है सारी, यहाँ पे इसी तरह की कोई एक्सप्लेटेशंस हो रही होती हैं। देखें ज़हानत के लिहाज से किसी से कम नहीं है आप मतलब दुनिया की किसी कौम से आप मुकाबला कर सकते हैं। एक दफ़ा एक इंटेलिजेंस इंडेक्स आया था, उसमें आपको पता है पाकिस्तान वाज एट द टॉप, यानी लोग जो हैं ज़हीन हैं। भाई लोग ज़हीन हैं तो फिर ये गरीब कैसे हैं, ये अपने इंतज़ाम हुकूमत कैसे नहीं चलाते, ये रियासत क्यों कमज़ोर है, मतलब इस बात पे डिस्कशन शुरू हो गई। सर कमज़ोर वगैरह हम लोग कुछ नहीं होते, बेसिकली हम इधर सबको ना, वो आपने आज से 2-3 शो पीछे हमने एक बात की थी, आपने बताया था कि जो ट्रम्प थे ना वो अमेरिका के लिए कहते थे कि पहले अमेरिका का सोचो फिर बाकी दुनिया का सोचो। सही, तो इसी तरह पाकिस्तान में ये है कि पहले अपना सोचो फिर पाकिस्तान का सोचो। नहीं, वो जनरल मुशर्रफ ने ये नारा लगाया था और बड़ा अच्छा नारा है और होना यही चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ पे किस तरह हुआ है। आप सॉरी मेरी बात समझे नहीं, मैंने कहा इधर पाकिस्तान में हम गलत इसलिए हैं क्योंकि हम लोग पहले अपने आप का सोचते हैं, अपने फ़ायदे का, फिर पाकिस्तान की तरक्की को देखते हैं। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ट्रम्प ने कहा कि पहले अमेरिका को देखें, तो हमें भी पाकिस्तान फर्स्ट का नारा जनरल मुशर्रफ ने आगे लगाया था, यानी पाकिस्तान को आपने आगे रखना है। लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हमने तो अपनी जेबें भरने के लिए जो है ना, वो बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती कि यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे यानी बिजनेसमैन हैं, सारे के सारे बिजनेसमैन को उस तरह नहीं कह सकते क्योंकि वो तो उसका वैसे भी कहीं पे भी जहाँ से उसको प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे जाके वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन बाकी लोग जो है ना यहाँ से, जनरली तौर पे देखा जाए बाकी मुल्कों में इतनी बेईमानियाँ नहीं है, तो हमारे पाकिस्तान में इतना मतलब ज़मीर कैसे मर गया लोगों का। बस जबकि इधर इस्लाम के नाम के ऊपर हमारा है कि हकूकुल अलबाद जो है वो पहले रखने हैं। है, यानी हकूकुल्लाह जो है ना एक हिस्सा है, 9 हिस्से हकूकुल इबाद है। अब वो 9 हिस्से को इग्नोर करके आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप एक हिस्से को भी तो नहीं पकड़ते। नहीं, वो एक हिस्सा भी हमने डिस्टर्ब किया हुआ है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे आप किसी भी लेवल पे जो है ना, वो पता नहीं, आई डोंट नो कि ये कौम ठीक होनी है तो कैसे होनी है। और वो जब तक हम सारे ये नहीं सोचते कि हमें ठीक होना है, पता नहीं, इसके लिए एक लीडरशिप चाहिए, एक रहनुमा चाहिए जो कम से कम किसी को इंस्पायर करके ये कहे कि भाई आज के बाद आपने अपनी कौम को किधर लेके जाना है। कौम के लिए एक सज़ा होती है जब उसका हुक्मरान गलत होता है उस कौम के ऊपर। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। तो हम बात ये कर रहे थे कि
BISP जो है उसमें ये जो गरीब ख़वातीन हैं जिनके लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ बीबी मोहतरमा के नाम पे, ये इसमें देखें एक्सप्लॉयटेशन किस किस लेवल पे जारी है अभी भी। इस वक्त राइट नाउ इन्होंने काफ़ी हद तक फूल प्रूफ कर दी है यानी सिस्टम को, लेकिन उसके बावजूद एक्सप्लॉयटेशन होती है। आज भी शिकायतें हैं। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कंप्लेंट्स पे जाएं तो आपको हज़ारों लाखों में कंप्लेंट्स मिलती हैं। आजकल एक और नया स्कैम जो स्टार्ट हुआ है कि एक नॉर्मल पर्सन को भी जिसने इनकम सपोर्ट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हुआ, उनको भी टैक्स आ रहे होते हैं रॉन्ग नंबर से कि आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इतने पैसे निकले तो इतने पैसे निकले तो वो भी बहुत एक स्कैम है और लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें। वो तो रिमशा ऐसे ऐसे स्कैंडल है, मुझे बात ही समझ नहीं आती। मैं आपको दिखा सकता हूँ पिछले कोई 2-3 महीनों में कोई 15-20 दफ़ा ये एक मैसेज आ जाता है किसी नंबर से, वो कहता है कि जी आपकी डिलीवरी आई हुई है और आपका एड्रेस जो है वो गलत है, आप अपना सही एड्रेस हमें बताएं। तो हम मतलब उससे क्या लेना चाहते हैं, हाँ पता नहीं क्या लेना देना है उनको, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसी तरीके से ये लॉटरी वाले प्रोग्राम तो काफ़ी अरसे से आपको पता है कि वो चल रहे थे कि जी आपकी लॉटरी निकल आई है। जीतो पाकिस्तान शो हमारा जो चलता है, हाँ। उसके ऊपर निकला गया जीतो पाकिस्तान में आपकी गाड़ी निकली, घर हाँ। निकला, ये निकला, हाँ। तो जीतो पाकिस्तान ने अपना वो प्रॉपर्ली ऐड चलाए थे कि हमारा कोई टैक्स नहीं आता। हाँ, अच्छा, वो इसी तरीके से ये जो 25,000 बेनज़ीर इनकम वाले प्रोग्राम भी बड़े अरसे तक चलते रहे। अब शायद थोड़ी सी शिकायत कम हुई है मेरा ख्याल है, पहले की निस्बत अभी भी शिकायत है, तो वो भी इसी तरह लोगों को लूटने के लिए एक और चला। यानी ये देखें कि लोग क्या क्या धंधे करते हैं। अब आपको फ़ोन आ गया कि आपका भाई जो है वो किसी गलत काम में या चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो आप फौरी तौर पे हम इसको पुलिस थाने में लेके जा रहे हैं। अभी आप 25,000 मेरे साथ भी हुआ है एग्जैक्टली हुआ। मुझे कॉल आई तो उसमें से कोई लड़का बोलता है कि जी मैं फलां पुलिस इंस्पेक्टर बात करूं, आपका जो है ना बेटा हमने पकड़ लिया। हाँ। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पकड़ लिया। तो मैंने कहा अच्छा क्या जुर्म किया है? जान के फजूल में तो आगे जी वो पता नहीं क्या गुड्डे उड़ा रहे थे तो इसलिए पकड़ा गया, डोरें पकड़ी गई हैं और ये तो वो। मैंने कहा ठीक है, जेल में डाल दो उसे, आपका बेटा है, सोच ले। मैंने कहा ठीक है, फिर हम मार देंगे। हमने कहा जा मार दे। इस तरह के स्कैम चल रहे होते हैं। जिसकी शादी नहीं हुई उसका बेटा निकल आया और उसको जो है ना झूठ बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मली वैसे ये थोड़ा सा ये डिफरेंट आपने बताया है, पहली दफ़ा मुझे पता चला है। नॉर्मली जो लोग ये फ़ोन करते थे, ये इनको पता होता था एग्जैक्टली कि इसका बेटा है, फलां स्कूल में पढ़ता है, और ये मतलब पता होता है लोगों को। हाँ, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि किसी के बच्चे नहीं हैं और उसको भी फ़ोन आ रहे हैं कि इस तरीके से जो है ना लिटरली वो मैं फलां थाने से फलां इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ तो हमने, वरना इसको अंदर कर देंगे, दोबारा नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है कर दो। हाँ, वो तो नेचुरली मकसद ये है कि हम फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। ये यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तक ये फ्रॉड्स महदूद नहीं है। यानी ये देखें कि क्या क्या फ्रॉड के तरीके जो है ना इन्होंने ढूंढे हुए हैं, और आखिर इस पर भी तो कोई सोचता होगा ना कि ऐसे फ्रॉड करना है। वो FIA जो है ना वो करीब साइबर क्राइम से लेकर और इन क्राइम्स तक वो पकड़ते रहते हैं और सज़ाएँ भी कुछ ना कुछ होती होंगी। लेकिन ये है कि सिचुएशन पाकिस्तान में जितना साइबर क्राइम है ना, मेरा ख्याल है बाहर इतना होगा। अच्छा, बाहर का तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि इस पे तो एक अलहदा स्टडी बनती है रिमशा में, लेकिन पाकिस्तान में वाक़तन इस लेवल पे फ्रॉड्स हैं, इतना बड़े लेवल पे साइबर क्राइम है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। बहरहाल ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मेरा ख़्याल है कि अभी इन्होंने कुछ ना कुछ सिस्टम बेहतर करने की वजह से, यानी अगर पहले लाख कंप्लेंट्स आती थी तो डेफिनेटली अब शायद आधा लाख रह गई हूँ, और अगर 10,000 आती थी तो 5,000 रह गई हूँ या 7,000 रह गई हूँ। कुछ ना कोई एड्रेस किया है। एड्रेस तो हुआ। अभी पिछले दिनों में एक केस पढ़ रही थी, पता नहीं पाकिस्तान का था या बाहर का था, कि वो जी एक लड़की की सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर शेयर कर दी गई उसकी इजाज़त के बगैर, तो उस लड़के को 9 साल की सज़ा दे दी गई। तो अभी रिसेंटली एक गुल अहमद का केस चल रहा है, CEO गुल अहमद की वाइफ का, कि उन्होंने एक बाप और एक बेटी को गाड़ी से उड़ा दिया जिस हादसे में उनका वो डेथ हो गई है। तो CEO जो गुल अहमद की हैं, उनकी वाइफ हैं, वो CEO की वाइफ ने उन्हें 10 मिलियंस के 20 मिलियंस जो है ना फ़ी डेथ वाले को दिया, बाप को भी दिया, बेटी को भी दिया, और 5 मिलियन जो है इंजर्ड पर्सनस को दिए गए हैं। तो उसके बाद वो दुबई चले गए, उनके लिए कोई सज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है।
अंदाज़ा लगाएं। ये मैं मतलब वही हम जनरली तो फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉड्स हर लेवल पे मैंने देखा है कि ये हो रहे होते हैं। और शायद ये जो सोसाइटी जो हमारी है, अब ये चूँकि एआई का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उससे पहले ये गैजेट्स थे और ये कम्युनिकेशन बढ़ने की वजह से मेरा ख़्याल है कि वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अच्छा कुछ सादे लोग जो है ना एक्सप्लॉइट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा है कि जैसे अब एक गरीब खातून अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खाते में 1000 रुपया या 10,000 रुपये या 5,000 रुपये लेने जा रही है, उसको अगर कोई धोखा देता है तो मुझे बात समझ आती है कि वो गरीब है, अनपढ़ है, बेचारी है, लाचार है। उसको ज़ाहिर है वो कहती है चलो कुछ तो पैसे मुझे मिल गए, तो वो कर रही। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि आए रोज़ आप देखते होंगे कि जी गुजरांवाला से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। गुजरांवाला से एक लड़की जो है वो पिंडी में आई और उसके साथ ये फ्रॉड हो गया, या ये जो साइबर क्राइम की हम बात कर रहे हैं। या कराची से एक लड़की सखर में जो है वो आ गई। ये बात समझ नहीं आती। एक तो वो कच्चे के डाकू हैं ना, जो यहाँ से लोगों को बुला बुला के भी उन्होंने उसको वो कर लिया है। और ऐसे ऐसे लोगों को, जैसे आपने अपने उसके लिए कहा कि जी मेरा बेटा अगर इन्वॉल्व है इसको जेल में डाल दें, तो वो यहाँ से ऐसे गरीब लोगों को भी उन्होंने बुलाया है। किसी ने कोई गाड़ी लेनी थी, किसी ने कुछ करना था, उनको जाके उन्होंने तो नौकरियों की लालच में बुला लिया जाता है ना जी। नौकरी तो बहुत बड़ा लालच है ना, कि आपको नौकरी मिल जाएगी। आप कहते हैं कि मैंने कुछ तो करना है ज़िंदगी में, आप उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए आप इतना बड़ा, और जाके मुसीबत में फंस जाते हैं। अब ये बुनियादी तौर पे तो रियासत का काम था, जहाँ पे वो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम चला रही है, तो ये वाले प्रोग्राम जो है ना, लेकिन समझ नहीं आती कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है सर, हम जितने भी प्रोग्राम्स चला ले, हमारे जिस तरह गवर्नमेंट नेक्स्ट लेवल पे जाके हमारे लिए प्रोटेक्शन सोचती है ना, इसी तरह हमारे जिन्होंने नेगेटिविटी फैलानी है वो भी नेक्स्ट लेवल पे जाकर मजीद फैलाते हैं, हर चीज़ से बच जाते हैं। तो अब इस तरह चूहे बिल्ली के खेल में किसको पकड़ेंगे और किसको रोकेंगे? नहीं, यहाँ पे फ्रॉड मैं आपको बताऊँ कि रिमशा बड़े बड़े लेवल पे हो रहे हैं। वो आपको शायद आपने पढ़ा हो, हमारा ये जो सखर हैदराबाद मोटरवे है, इसकी फंडिंग जो है, जो हो रही थी, जो पैसे जा रहे थे उस यानी मोटरवे को बनाने के लिए, वो एक 2-3 कोई एसी था, कोई डीसी था, उनके पर्सनल अकाउंट में चले गए। और वो पता नहीं करोड़ों या अरबों रुपए लूट के वो कुछ तो पकड़े गए और कुछ जो है ना वो बाहर, यानी पढ़े लिखे लोग भी इस लेवल पे सीएसएस करने वाले। नो डाउट, सॉरी टू से इफ ऑफेंडिंग, तो पढ़े लिखे लोग ना ज़्यादा 2 नंबर होते हैं, वो अलग लेवल के ऊपर नेगेटिविटी फैलाते हैं। अच्छा, हाँ, ये वैसे थोड़ा सा इस पे सोचना बनता है। शायद आप सही कह रही हूँ कि यहाँ पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जनरली भी जो नुकसान इस मुल्क को पहुँचाया है वो पढ़े लिखों ने पहुँचाया है। गरीब आदमी तो इधर सिर्फ मेहनत कर रहा था, वो काम कर रहा था, वो खेतों में था। हाथ पड़ता है चोरी चकारी पे 100-200 लाख तक। जो हमारे है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के जो वो करते हैं, वो शायद गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता। मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल आपका ये जो बात है ये अपनी जगह पे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और बहरहाल हम बात तो ये कर रहे थे कि ये जो सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, बेनज़ीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम, तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। और इसके मुख्तलिफ़ पहलू जो है, राइट फ्राम द मतलब बेगरी को एड्रेस किया है इन्होंने, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, हुनर दे रहे हैं, और किफ़ालत प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे आपने 3-4 मेन इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव का इनका है, यानी दरख्त लगा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम लेके ये कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक जो है इसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोन भी लेके, हमारा लोन प्रोग्राम में भी ये चल रहा होता है। यानी वर्ल्ड बैंक कोई चाहे 0 इंटरेस्ट रेट पे दे रहा हो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम के लिए, लेकिन हम लोन भी लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देता है, वर्ल्ड बैंक भी देता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वो देखे हैं जो वर्ल्ड बैंक के ऑडिटर्स हैं, वो इसको आके फिर बाद में ऑडिट भी कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि ये हमारी फंडिंग जो है क्या इसका सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हमेशा वो तारीफ़ ही करते हैं। तो इस पे एक बहरहाल वो बनता है। एक और पहलू को देख लेते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जहाँ पे हम सारे अप्रिशिएट करते हैं और एक अच्छा प्रोग्राम है, ये शायद चलते रहना चाहिए, लेकिन इसका एक और भी पहलू है। वो पहलू ये है कि क्या हम
अपने लोगों को उनके लिए रोज़गार के ज़राए पैदा करने की बजाय जब डायरेक्ट आप पैसे देते हैं तो क्या उनको आप गदागरी सिखा रहे हैं, उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं? यानी वो हर वक्त इधर देखेंगे कि जी कब पैसे आने हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर हाउ लॉन्ग, अभी देखें 9.3 मिलियन है तकरीबन, समझें कि 1 करोड़ लोग हो गए, 93 लाख सर लोग। देखिए इसमें से जो ये बात आपकी है कि आप बैगिंग सिखा रहे हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाते थे पहले, लेकिन जब उन्हें फंडिंग मिलना स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा जब बैठे बिठाए मिल रहा है तो हम क्यों कमाएं। ये हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो बुनियादी तौर पे हम देखना ये चाह रहे हैं इस प्रोग्राम की, जहाँ पे अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी क्या कोई दूसरा पहलू भी है? दूसरा पहलू डेफिनेटली है, वो ये है कि हमने ये करना शुरू कर दिया है कि वैसे तो लोगों के लिए रोज़गार के ज़राए पैदा कर नहीं सकती गवर्नमेंट, रियासत ने कोई ऐसा, यानी या तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, लोगों की इनकम बढ़ रही होती, कोई इकनॉमिक ग्रोथ होती, कोई यानी हमारे हर चीज़ जो है ना तरक्की कर रही है, लोग खुद ब खुद अपनी घर में बैठे भी अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो वो उससे ये है कि उनका इस काम से जान छूट जाती है। और ये इंडस्ट्री की बात करें तो वैसे कोई नून लीग के साथ हो या ना हो वो एक अलग बात है, शायद मैं भी ना हूँ, लेकिन बात यह है कि जब नून लीग आती है तब इस तरह के रोज़गार के मौके बहुत बढ़ते हैं, जब बोर्ड्स बनती हैं। आपकी बात ठीक है, मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है ना बेसिकली ख़ुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जब ये हुकूमत में आए, जैसे भी आए, तो इनकी एक बहरहाल चीज़ काबिल सताइश रही है, वो ये है कि हमेशा इन्होंने कोई ऐसे इकनॉमिक प्रोग्राम दिए हैं जिसके तहत जो है ना यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चीज़ें बेहतर आप देखें ना मेट्रो बनी है, तो मेट्रो में पहले किस कदर मेट्रो के ख़िलाफ़ थे, तोड़ा फोड़ा मेट्रो को, जलाया इतनी दफ़ा स्टेशन जलाया, लेकिन आप देखें कितने लाखों लोग उधर काम कर रहे हैं, वो उनका रोज़गार है, ड्राइवर तबका है, सफाई वाला तबका है, डिफरेंट और लोग हैं। नहीं बहुत सारी दुनिया है, हमें तो ये पता है कि रिमशा भी बाज़ औक़ात मेट्रो पे ही आती है। हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल इसमें छुपाने की क्या बात है, एक आपकी सहूलियत के लिए एक अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, मैं आपको बताऊं, एक अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, उस पर सफ़र करना चाहिए। और बाहर के मुल्कों में तो ज़्यादा चलती यही हैं, क्योंकि उधर अमीर गरीब आप देखते नहीं, ओबामा वगैरह भी वो मेट्रो में अक्सर पिक्चर्स उनकी क्लिक होती थी, सारे जाते थे। नहीं सारी दुनिया करती है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का ये अंदाज निराला है, यहाँ पे हर यानी घर में 4 बंदे हैं तो चारों के चारों चाहते हैं कि 4 गाड़ियाँ हों हमारी अपनी अपनी। इसी तरह है ना, गाड़ियाँ भी उनके पास हो। आप हमारी गवर्नमेंट को ही देख लें कि एक बंदे ने जाना होता है, उसके पीछे 10 पुलिस की गाड़ियाँ, आगे 10 पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, और कितना पेट्रोल, कितना फ्यूल, कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। ऊपर से जो रोड्स को रोक देते हैं, आवाम को परेशान करते, घंटा घंटा पहले इशारे बंद कर दिए जाते हैं, तो ये नवाबी है ना बेसिकली। हाँ नहीं वही हम बात कर रहे थे, ये एक अच्छी फैसिलिटी है, और ये ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है ना इस पे ज़्यादा जोर दिया है। मोटरवेज़ भी उन्होंने बनाने शुरू किए, बाद में गो के बाकी लोगों ने भी किया, लेकिन उन्हीं का ही इनिशिएटिव था। मैं समझता हूँ कि वो डेफिनेटली एक पढ़े लिखे इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते और अर्बन होने के नाते, शहरी होने के नाते उन्होंने डेफिनेटली एक रोल प्ले किया है, वो अप्रिसिएबल है। जिसका देखें वो क्या कहते हैं, गिव द डेविल हिज ड्यू। बात यह है कि जो ये शायद मुनासिब लफ्ज़ ना हो डेविल वाला, लेकिन हकीकत बात यह है कि चूँकि अंग्रेज़ी का एक वो है प्रोवर्ब है, इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन हकीकत बात यह है कि जिसको क्रेडिट जाना चाहिए बिल्कुल जाना चाहिए। देखें इमरान खान साहब ने यहाँ की क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा इनिशिएटिव लिया, बिलियन ट्री सुनामी वो किया, बाद में लोगों ने उसको बड़ा कंट्रोवर्शियल करने के, लेकिन यकीन करें उसने एक बड़ा काम किया। तो हम हर अच्छे बुरे काम के लिए करते हैं, वो तो हमारा जिसमें एक फ़र्ज़ है, उसके बगैर हमारी रोटी हजम नहीं होगी। हाँ जैसे यानी पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उसको भी कंट्रोवर्ट करते हैं कि इतने से पैसे से क्या होगा। हाँ इसी तरह खान साहब ने अगर ये बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम शुरू किया, ये बड़ा अच्छा, और नवाज शरीफ ने अगर ये मोटरवेज वाला और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से कोई प्रोग्राम शुरू किया, आधी अवाम जैसा कहती है कि मोटरवेज और ये रोडें बनाने से मुल्क की क्या तरक्की होगी, जबकि 99% तरक्की होती है। मैं आपको बताऊं कि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बिल्कुल यकीन करा सकता हूं नाजरीन के लिए कि किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो ये जो रोड नेटवर्क है, ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये बेसिकली जैसे इंसान की बॉडी में ये लंग्स की या फेफड़ों की यानी हैसियत है जिसके थ्रू आप सांस ले रहे हैं, तो इसी तरीके से ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, रोड्स नेटवर्क है, ये
फार्म टू मार्केट रोड्स हैं, यही रोल प्ले करती हैं, ये फेफड़ों की हैसियत रखती हैं। और इनका यानी आपने अगर इकोनॉमिकली तरक्की करनी है, आपने अगर खुशहाल होना है, तो सबसे पहला काम ये है कि आप ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाएंगे। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो ये जो तनकीद लोग करते हैं वो बेसिकली या तो अनपढ़ हैं, या वो जाहिल हैं, या ये है कि वो किसी पॉलिटिकल एनिमासिटी की वजह से, मुखालफत की वजह से, अपोजिशन की वजह से वो ऐसी बातें करते हैं जो कि उनको ज़ेब नहीं देती, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ही मुल्क तरक्की करते हैं। वर्ल्ड ओवर जो इकानमिस्ट हैं, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि बुनियादी तौर पे यही चीज़ें हैं जो आपको वो ले जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा उस प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स के बाद जो है ये हम देख रहे थे कि दुनिया में ये प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं। तो वो पहले भी हमने बात की, ये प्रोग्राम जो है जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जैसे हमने डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे की बात की, तो उन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे है। अब स्वीडन में मेरा भतीजा होता है और उनको एक बेटी हुई, तो मैं हैरान रह गया कि स्वीडन गवर्नमेंट ने साल के लिए वो जो हमारी बेटी है, समझे मेरे भतीजे की वाइफ है, उसको साल के लिए उन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है, बच्चे के लिए भी की हुई है। और वो साल के लिए उन्होंने कहा आप छुट्टी पे हैं। और आप हैरान रह जाएंगी कि नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी दूसरा साल जब आएगा बच्चे का, तो वो हस्बैंड को, यानी मेरे भतीजे को जो है, वो पूरे साल के लिए फ़ंड करेंगे बच्चे समेत। अब यानी जो वाइफ है उसकी वो काम भी चली जाएगी, तो पीछे वो कहते हैं कि बच्चे की देखभाल के लिए यानी 2 साल गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने अपने ज़िम्मे लगाए हुए हैं कि 1 साल माँ और 1 साल उसका बाप बच्चे का, उसको फुली फंडिंग होती है। तो ये एक यानी सबसे, मेरा कहने का मकसद ये है कि स्वीडन या डेनमार्क भी इसी तरह, बाकी भी, लेकिन स्वीडन इज़ एट द टॉप। तो देखें वो किस हद तक अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं, किस हद तक बच्चों का ख्याल रखते हैं, सोशल प्रोटेक्शन जो है इस लेवल पे दे रहे हैं, और बंदा हैरान रह जाता है। और इसी तरीके से ये बेरोज़गार अलाउंस है, ये जब कोविड आपको पता है आया हुआ था, तो लोगों को बराबर, सब लोगों को पेमेंट्सें हो रही थी डॉलर्स में, और उनकी अपनी करेंसी जो भी है, पाउंड है या जो भी है। तो इसी तरीके से अगर इनसे आगे चलें तो यूके की गवर्नमेंट भी ऐसा करती है। ये जो कनाडा है और या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे भी इसी तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, जिसमें लोगों को बाकायदा मंथली जो है वो दी जाती है। एक बात आपने की कि लोगों ने काम छोड़ दिया, इधर तो शायद कम लोगों ने काम छोड़ा होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कनाडा में और यूके में हैं। रिमशा, आप यकीन नहीं करेंगी कि अच्छे भले काम करने वाले लोग, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि ना इसको क्या प्रॉब्लम पड़ी है, अच्छा भला काम कर सकता है, गदागरी क्यों कर रहा है, यकीन करें वो आलमोस्ट वहाँ के गदागर ही हो गए और वो घर बैठ गए। बेरोज़गारी का उन्होंने वो एक सर्टिफिकेट दे दिए, हमें जी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो हमें फंडिंग की जाए, क्योंकि कहते वो ये हैं कि जी हमें जितने पैसे एज ए बेरोज़गार, एज ए अनएम्प्लॉयड मिल रहे हैं, इतने तो हम नौकरी करके भी नहीं कमाते थे, क्योंकि वो टैक्स के टैक्स फ्री होते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ज़्यादा पाकिस्तानी ही होंगे, उनके अपने लोग निकामी होते हैं। मुझे नहीं पता, दुनिया में और भी यानी मुल्कों के लोग होंगे थर्ड वर्ल्ड के, लेकिन हम तो अपने पाकिस्तानियों को जानते हैं। वो यानी वहाँ पे भी जाके वही काम कर रहे हैं कि आदत से अपनी मजबूर है ना, पल रहे हैं वहाँ पे भी। सर हम अपनी आदत से मजबूर है। हम लोग सोचते हैं हम थोड़ा सा नवाबी तबीयत के लोग हैं कि बैठे बिठाए हमें मनुसलवा मिलता रहे, तो ये वो हिसाब है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं। पहले हम जो बात कर रहे थे कि अगर मोहताज किया जा रहा है लोगों को इस बात पे, बजाय इसके कि देखें 600 बिलियन अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं, कोई इंडस्ट्री बनाई जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता हर साल, फ़र्ज़ किया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है 400 बिलियन है या 500 बिलियन है या 200 बिलियन है, 200 अरब रुपए हैं या 600 अरब रुपए हैं, तो उससे क्या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, हमारे 4 प्रोविंसेस हैं या 5 प्रोविंसेस हैं जो भी, तो वहाँ पे अगर एक एक कोई यानी इंडस्ट्री लगा दी जाए 1-1 बिलियन के साथ, तो 6 इंडस्ट्रीज़ तो हो गई एक साल में।
इसी तरीके से आप आने वाले 20-30 साल बाद एक जाल बिछा होगा जिनको आप एग्जेम्प्ट कर दें टैक्स से, तो वहाँ पे रोज़गार पैदा हो जाएगा। वो ख़वातीन, वो नीडी लोग, उनको स्किल दें वहाँ पे, वही इंडस्ट्री स्किल दें और उनको सिखाएं और वो वहाँ पे यानी एनेबलमेंट करें, बजाय इसके कि उनको मोहताज करें। उनको हम देख ये रहे थे कि अगर हमारे गवर्नमेंट जो है इसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करे इस फंडिंग को। सर क्या इस फंडिंग का वो गवर्नमेंट ने इतने जो बड़े प्रोग्राम्स रखती हैं, क्या वो ये बातें नहीं सोचती होंगी? ऑब्वियसली वो भी सोचती होंगी, लेकिन उसके बावजूद वो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर पाती, आखिर क्यों? नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ना मुझे ऐसा फ़ील होता है, मैं आपको सही बात बताऊँ कि आप तो गवर्नमेंट में नहीं रही, मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, तो वहाँ पे एडहाकिज़्म बहुत चल रहा होता है। क्योंकि एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के साथ। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट कभी भी नहीं आ सकी। जो भी गवर्नमेंट आती है वो दे आर ऑन द टोज़, वो बेसिकली अनस्टेबल होती है और हर वक्त वो जो क्या कहते हैं उसको यानी ऑपोजिशन हर वक्त गिराने पे रहती है, चाहे कोई भी हो। नहीं, अपोजिशन के अलावा भी बहुत सारे मसले आवाम मसाइल खुद हैं। भी है ना। हाँ, तो होता ये है कि वो स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम, देखें इंडिया जो है हमारे साथ ही हम आज़ाद हुए ना, तो इंडियन उसमें कभी भी कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं आया और वहाँ पे कोई मार्शल लॉज नहीं आए। वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो बड़ा स्टेबल रहा। हालांकि हमारे जैसे लोग हैं या हमसे कोई पीछे होंगे, कुछ बेहतर होंगे, जैसे भी है, लेकिन आज इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है अगर देखा जाए। हाँ, उनका जो गरीब तबका उन्होंने है, अब गुर्बत ख़त्म करनी शुरू कर दी है ना, वो अब हमसे बहुत बेहतर हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम कर रहा था, तो उनका इकोनॉमिक सिस्टम भी बेहतर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी रीज़न जो है ना हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है यहाँ पे। सर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मैं तो अपने बचपन से देख रही हूँ, शायद आप भी अपने बचपन से देख रहे हो, तो आने वाले वक्त में क्या लगता है कि मज़ीद ये इंस्टेबिलिटी चलती ही रहेगी या कुछ स्टेबल होने के चांसेस हैं? और अगर होगी तो फिर कैसे होगी? मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ दुनिया में गुर्बत बढ़ रही है वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना, जब तक आप बैठ के कोई प्लान आउट ना करें, ये तो फिर वो एक रिवर्स मेथड हो गया कि पॉलिटिकल्स वो जो है अनस्टेबल है इसलिए गुर्बत बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कहा जाता है गुर्बत है इसलिए पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं हो पा रही है। ये तो रिवर्स मेथड चलता ही रहेगा। दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात हम इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आईन पाकिस्तान को फॉलो किया जाए, अगर आइन को फॉलो करें, तो उसमें मेरा तो आज भी आर्टिकल आइन पे आया हुआ है द न्यूज़ में, वो आइन को अगर फॉलो करें तो मैं यकीन से कहता हूं कि पॉलिटिकली आप स्टेबल हो जाएंगे। पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएंगे तो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे, गुर्बत कम होनी शुरू हो जाएगी। पॉलिटिक्स है ना वो हमारे आइन को बदलते ही रहते हैं। नहीं, वो आइन को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये रोज़मर्रा की जो यानी फायर फाइटिंग है ना, इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हम कहना ये चाह रहे थे कि बजाय इसके कि लोगों को उनका एनेबलमेंट किया जाए, BISP का एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए, वैसे है इसका मतलब जिसमें ये हुनर भी दे रहे हैं, तो उनको एनेबलमेंट की जाए। सिर्फ ये जो कैश ट्रांसफ़र है या ये कैश डिसबर्समेंट है, इससे मेरा ख्याल है कि गुर्बत में वो जो कमी वाला कंसेप्ट है वो नहीं हो रहा। सिर्फ वो पैसे आ जाते हैं, उससे खा पी लेते हैं। देखें, भीख मांगने वालों को मना नहीं किया जाता। जब मैं अपनी लाइफ में सिर्फ 2 दफ़ा सऊदीया गई हूँ, सऊदीया में मैंने देखा भीख मांगने पे वहाँ पे पाबंदी रखते हैं। अगर वहाँ पे कोई उन्हें भिखारी वहाँ पे नजर पाकिस्तानी इतने भीख मांगने वाले थे, अब उन्होंने हाँ, पुलिस वालों ने उन्हें मार मार के उठाते हैं। हाँ। और इधर तो भिखारी हमारे साथ चिपक ही जाते हैं कि जब तक दो ना जान ना छोड़ो वो जान नहीं छोड़ते। तो मकसद ये है कि बेसिकली कोई मुआशरा उस वक्त तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक उसको यानी एनेबलमेंट की तरफ ना जाएं, उनको इस काबिल करें, उनको रोज़गार जो है ना वो करने के लिए कोई ज़राए पैदा करें, बजाय इसके कि डायरेक्ट आप पैसे देते सर तो ये वो अभी मैंने आप ये जिक्र किया ना कि हम भिखारियों को मना नहीं करते, तो अगर तो हमारा जैसा शो पॉपुलर हो ज़्यादा तो हमारे साथ मीम्स बने कि हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वही कहते थे बेगर्स कांट बी चूज़र, तो साथ वो लग जाएगा हमारे टैग। ये बात सही है। तो बहरहाल मकसद ये है कि इस प्रोग्राम को अगर आपने, मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना है, तो इसको प्लान आउट किया जाए कि ठीक है फॉर द टाइम बीइंग ये जो डिसबर्समेंट है ये भी शायद एक चीज़ का हल है, ये वेलफेयर है, ये सोशल प्रोटेक्शन है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं
नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन खुदा के लिए उसके साथ साथ जो है ना, इसको इस बात पे वो किया जाए कि इस पैसे का इस्तेमाल कुछ ऐसा प्लान आउट किया जाए कि जिससे यहाँ पे रोज़गार के ज़राए पैदा हों, लोग जो है ना काम पे जाएं, लोगों को जो है रोज़गार वहाँ से मिले। इसी तरीके से वो अनेबलमेंट होती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बंदा आया तो ये मैंने पढ़ा था एक ज़माने में, तो वो उसने पैसे जो है ना या ज़रूरत जो भी उसके लिए किया, तो या ये किस्सा था कि उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई सहाबियों को कह के कुछ पैसे प्रोवाइड किया और कहा कि इसके लिए ना अपनी एक आप कुल्हाड़ी लें और उससे लकड़ियां काट के अपना गुजारा करें। मकसद ये कि एनेबलमेंट करें, बेसिकली टूल जो है पैसे खरीदने के लिए देने की कहा गया। बजाय उससे हाँ, रोजमर्रा बजाय की इसके कि चीज दे सिर्फ दी। पैसे दें और वो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सबसे अच्छा फ़ायदा ये हो सकता है कि इसके लिए रोज़गार के ज़राए पैदा करें। अच्छा, प्रोग्राम का टाइम कहा जा रहा है ख़त्म हो रहा है, तो नाज़रीन आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस ये कर रहे थे कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। हम इसके हक़ में हैं और हम समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम से लोगों को जो सोशल प्रोटेक्शन मिल रही है, स्पेशली ख़वातीन को ज़ाहिर मिल रही है, और उसके साथ साथ दूसरे प्रोग्राम भी चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी राय ये है कि प्लान आउट किया जाए कि इसी पैसे से कुछ ऐसे यानी रोज़गार के ज़राए पैदा किए जाएं जिनसे लोग जो है बजाय इसके सिर्फ इसका इंतज़ार करते रहें कि मंथली हमें स्टाइपेंड आना है, मंथली हमें कुछ मिलना है, उसकी बजाय लोग जो है इस काबिल हों कि उनके लिए कोई इंडस्ट्री लगे, कोई ऐसे चीज़ें हों, इदारे हों, और जहाँ पे लोग जो है रोज़गार के ज़राए हों, जहाँ पे लोग जाके अपना ख़ुद कमाएं और इस काबिल हों कि उस गुर्बत के मसले को एड्रेस कर सकें। अगले प्रोग्राम तक मुझे और रिमशा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।